हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉर्ट के एक टॉपिक को समझेंगे, स्पेसिफिक टॉर्ट को देखेंगे जिसका नाम है नेग्लिजेंस। कि नेग्लिजेंस क्या होता है। देखिए, जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं वहां पे भी हमें नेग्लिजेंस देखने को मिलता है। तो वहां पे नेग्लिजेंस की अपनी अलग एलिमेंट्स होते हैं, अपनी अलग चीजें होती है जिनको पूरा करना पड़ता है और अलग उसके अंदर सजा होती है। लेकिन जब हम टॉर्ट के ऊपर आते हैं और नेग्लिजेंस को पढ़ते हैं तो इसके अंदर कुछ एसेंशियल्स मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जब वो पूरे होते हैं तब हम कहते हैं कि नेग्लिजेंट हुआ है। मतलब एक स्पेसिफिक टॉर्ट है जिसको हम नेग्लिजेंट बोलते हैं वो कमिट हुआ है। इसके लिए बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले एलिमेंट होता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी कोई ड्यूटी हो प्लेंटिफ की तरफ, कोई ड्यूटी हो प्लेंटिफ की तरफ। दूसरी बात कि वो जो ड्यूटी है डिफेंडेंट की प्लेंटिफ की तरफ, वो ड्यूटी डिफेंडेंट ने ब्रीच करी हो, उसको निभाया ना हो, उसको तोड़ा हो। और तीसरी बात कि इस ब्रीच के कारण ये जो ड्यूटी उसने ब्रीच की, किसने, डिफेंडेंट ने, उसके कारण प्लेंटिफ को कोई डैमेजेस हुए हो, कोई इंजरी हुई हो, कोई लॉस हुआ हो। अगर ये 3 बातें पूरी हो जाती हैं तो फिर जो रॉन्ग डूअर है, जो टॉर्ट फीजर है, जो डिफेंडेंट है, वो लाइबल हो जाएगा नेग्लिजेंस के अंदर। तो ये 3 बातें हमें देखनी होती हैं कि नेग्लिजेंस है या नहीं है। अब देखिए, इसके अंदर हम और फर्दर देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि कोई ड्यूटी होनी चाहिए। किस चीज की? डिफेंडेंट की प्लेंटिफ की तरफ। ठीक है। अब ये जो ड्यूटी है, ये ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मॉरल ड्यूटी हो। जैसे कि मैंने उस व्यक्ति को पानी में डूबते हुए देखा, अब यहां पे मेरी कोई लीगल ड्यूटी तो है नहीं कि मैं जाके उसको बचाऊं। ये तो एक मॉरल ड्यूटी है कि अगर आप इस तरीके से किसी को देख रहे हो तो आपको उसको बचाना चाहिए। आपको स्विमिंग आती है और उसके बावजूद भी आप उसको नहीं बचा रहे, तो ये कोई लीगल ड्यूटी तो है नहीं। तो यहां पे ये कोई नेग्लिजेंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी लीगल ड्यूटी नहीं थी। तो ये जो ड्यूटी है, ये ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। ना तो कोई रिलीजियस ड्यूटी होनी चाहिए, ना ही कोई सोशल ड्यूटी होनी चाहिए, ना ही कोई मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। तो जब इस तरीके की बात प्लेंटिव डिफेंडेंट के ऊपर केस करेगा तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो डिफेंडेंट था इसकी ड्यूटी थी मेरी तरफ, जो ड्यूटी इसने ब्रीच की है। जैसे हमारे पास केस आता है कौन सा? डोनागुई वर्सेस स्टीवेंसन का केस आता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति, मतलब जो डोनागुई, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी, DONOGHUE, ये एक जिंजर बॉटल खरीदता है, मतलब बॉटल ऑफ जिंजर बियर खरीदता है डिफेंडेंट से, जो कि एक रिटेलर होता है, और अपनी लेडी फ्रेंड को देता है। अब जब वो लेडी फ्रेंड उसको पीती है, मतलब उस जिंजर बियर को पीती है, बाद में क्या होता है, उस बॉटल में से नीचे स्नेल्स निकलते हैं। व्हेन द रिमेनिंग कंटेंट्स वर पोर्ड आफ्टर द कंज्यूमिंग सम ड्रिंक और डिकम्पोज बॉडी ऑफ स्नेल फ्लोटेड आउट विद हर जिंजर बियर। तो उसमें से कुछ स्नेल्स जो है बाहर निकलते हैं। थोड़ा पीने के बाद जब फ्लोट आउट किया, बाहर निकाली उसमें से बियर, तो उसमें से स्नेल्स निकलते हैं। इससे क्या होता है? द प्लेंटिफ एलिज्ड, प्लेंटिफ ये आरोप लगाती है, शी सफर्ड सीरियसली इन हर हेल्थ, कि उसके कारण उसको बहुत ज्यादा हेल्थ के अंदर दिक्कत हुई है, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग ड्रंक अ पार्ट ऑफ द कंटेमिनेटेड ड्रिंक, कि वो जो उसने उस कंटेमिनेटेड ड्रिंक का कुछ पार्ट पिया, उससे उसकी इंजरी, मतलब उसकी हेल्थ को इंजरी हुई है। तो मतलब एक तरीके से उसने क्या शो करने की कोशिश करी कि ये जो डिफेंडेंट है इसकी ड्यूटी थी मेरी तरफ, एक लीगल ड्यूटी थी कि मेरे को ये जो सामान दे रहा है ये मेरी हेल्थ के लिए सामान सही हो, इसको ये चेक करके दे, एग्जामिन करके दे। अगर ये इसको एग्जामिन नहीं कर रहा तो ये एक लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, और ये लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है मतलब जो इसकी मेरी प्रति एक ड्यूटी है, उस कारण से मुझे एक लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये बात समझ आती है। अब अगर वो अपना कुछ डिफेंस लेता है, डिफेंडेंट अपना कुछ डिफेंस लेता है, तो वो उस चीज को हम देखेंगे। जैसे अभी आगे हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को देखेंगे, इस तरीके की कोई चीज होती है तो वो फिर अलग बात होती है। जैसे बुकर वर्सेस वेनबॉर्न के केस के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो सुबह सुबह ट्रेन से उतरता है और जो उसका ट्रेन का गेट होता है वो खोल देता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके कारण जो प्लेंटिव होता है गेट के वहीं पे, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है और उसको वो गेट लग जाता है। तो कोर्ट फिर ये हेल्ड करता है कि द डिफेंडेंट वाज लाइबल बिकॉज अ पर्सन बोर्डिंग अ मॉर्निंग ट्रेन और अ ड्यूटी और केयर टू अ पर्सन स्टैंडिंग नियर इट ऑन द प्लेटफॉर्म, कि उसकी एक ड्यूटी है कि जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है उसके प्रति वो ध्यान रखे, इस तरीके से गेट ना खोले कि उसको वो गेट लग जाए। तो उसकी क्या है? ये एक लीगल ड्यूटी है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ आती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे केसेस आ जाते हैं।
तो उनको इतना डिटेल में देखने में हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तो उस टॉपिक को आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, टॉट की आपके पास जो भी बुक है। अब ये जो ड्यूटी है, देखिए ये ड्यूटी कैसे कैसे हो सकती है। जैसे ये ड्यूटी काउंसिल की अपनी क्लाइंट के प्रति भी हो सकती है, मतलब एक एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे केस आता है मंजीत कौर वर्सेस दियोल बस सर्विसेज लिमिटेड। मंजीत कौर एक विडो होती है जो सूट फाइल करती है कंपनसेशन के लिए, अपने काउंसिल के थ्रू कंपनसेशन के लिए केस करती है, एनहेंस कंपनसेशन के लिए, कि उसका कंपनसेशन बढ़ाया जाए। अब उसकी जो कोर्ट में डेट लगती है उसको 2 हफ्ते तक वो जो काउंसिल होता है वो इग्नोर करता रहता है, तो उस इग्नोरेंस के कारण जो उसका केस होता है वो डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे काउंसिल जो है फेल हो गया अपील करने से, कोर्ट हेल्प करता है कि उसको आगे के लिए यहाँ पे केयरफुल रहना है। उसकी ये ड्यूटी थी कि वो अपने क्लाइंट की तरफ अपनी ड्यूटी को निभाए, और उसने उस ड्यूटी को ब्रीच किया, जिसके कारण उसके जो प्लेंटिफ था उसको हार्म हुआ, इंजरी हुई, जिसके लिए कोर्ट ने उसके ऊपर कॉस्ट लगाई 1000 रुपए की, और जो भी उसके लीगल एक्सपेंसेस थे वो वापस करने के लिए उसको बोला, कंपनसेट करने के लिए बोला। तो इस तरीके से ड्यूटी एक क्लाइंट की, सॉरी काउंसिल की क्लाइंट के प्रति भी होती है। ऐसे ही ये ड्यूटी एक डॉक्टर की पेशेंट के प्रति भी होती है। जैसे कि अ ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक द केस, की ये केस लेना है या नहीं लेना, टू डिसाइडिंग व्हाट ट्रीटमेंट टू गिव, कि क्या ट्रीटमेंट उसको देना है, ये उसकी ड्यूटी है। अ ड्यूटी ऑफ केयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट, तो ये सारी उसकी ड्यूटी। अगर इस तरीके से कोई भी वो ड्यूटी को ब्रीच करता है तो वो क्या कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है, उसने एक टॉर्ट कमिट किया। कौन सा, नेग्लिजेंसी का टॉर्ट कमिट किया। ठीक है, अब ऐसे ही द ड्यूटी मस्ट बी ऑड टू द प्लेंटिफ, और ये जो ड्यूटी है वो प्लेंटिफ की तरफ ऑड होनी चाहिए। सिर्फ आप बोले कि केयरलेसनेस है या इस तरीके की कोई चीज है तो वो चीज नहीं होगी, वहां पे वो ड्यूटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी क्या, कि वो ड्यूटी होनी चाहिए प्लेंटिफ के प्रति। अब वो ड्यूटी क्या होनी चाहिए, ब्रीच होनी चाहिए। जो सेकंड एलिमेंट होता है वो ड्यूटी क्या होनी चाहिए, ब्रीच होनी चाहिए। कि नॉन ऑब्जर्वेंस, मतलब कि उसने केयर नहीं ली, जो केयर एक प्रूडेंट मैन उस ड्यूटी को निभाते हुए लेता, जो भी एक रीजनेबल केयर होती है जो उसको लेनी चाहिए थी, वो रीजनेबल केयर उसने नहीं ली। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर जो एक रीजनेबल मैन लेता, विच इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर होती। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, कि जो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होना चाहिए, इसके लिए 2 चीजें आती हैं, 2 पॉइंट्स जो है हम कंसीडरेशन में लेते हैं, कि हमें जिससे पता चलता है कि वो ड्यू केयर, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कितनी रिक्वायर्ड है उसके अंदर। पहली बात, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन्ड, कि जो क्या इंपॉर्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की जिसको भी अटेन करना है। दूसरी बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क, कि वो जो रिस्क था वो कितना था, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, कितने मैग्नीट्यूड था। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन के अंदर बोलता है, द लॉ डज नॉट रिक्वायर ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर, बट केयर रिक्वायर्ड इज दैट ऑफ रीजनेबल मैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर लेनी है, कि जितनी केयर कोई ले ही नहीं सकता तो उससे भी ज्यादा केयर लेनी है, जितनी से जितनी पॉसिबल है, ये नहीं। एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर एक व्यक्ति जितनी केयर ले सकता था वो उतनी केयर ले रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि उसने रीजनेबल केयर ली है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इसने दिया है कि जैसे एक स्पीड होती है, मान लीजिए एक 40-50 स्पीड है, जैसे 80 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, कार चल रही है उसके ऊपर। एक फायर ब्रिगेड के लिए, एक एम्बुलेंस के लिए, एक पुलिस जीप के लिए या पुलिस कार के लिए ये स्पीड क्या है, नॉर्मल स्पीड है, तो उसने वहां पे वो नॉर्मल स्पीड पे चला। लेकिन वहीं अगर इस स्पीड के ऊपर 100 स्पीड पे, 120 स्पीड पे एक नॉर्मल गाड़ी चल रही है तो उसकी ये नॉर्मल स्पीड नहीं है। तो यहाँ पे वो उसने क्या किया कि अपनी गाड़ी को एक नॉर्मल स्पीड से ऊपर ले गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट था जिसको अटेन करने के लिए उसने काम को किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्डिनरी केस के अंदर कितनी केयर ली जा सकती थी, कितनी मैक्सिमम केयर ली जा सकती थी। ऐसी दूसरी बात होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, कि कितना रिस्क है, कि हर एक सिचुएशन के हिसाब से, हर एक सर्कमस्टांसिस के हिसाब से केयर का मैग्नीट्यूड वेरी करता है, कि इस सिचुएशन के अंदर इतनी केयर ली जा सकती थी, इस सिचुएशन में इतनी केयर ली जा सकती थी। कि एक सिचुएशन के अंदर अगर मैं इस एक्ट को नेग्लिजेंट बोलूंगा, लेकिन वहीं दूसरी सिचुएशन के अंदर उस एक्ट को मैं नेग्लिजेंट नहीं बोलूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि एक पर्सन
जो लोडेड गन लेके जा रहा है अपने साथ, और वहीं जो एक पर्सन अपने साथ सिर्फ एक स्टिक लेके जा रहा है या फिर अनलोडेड गन लेके जा रहा है, तो जो व्यक्ति लोडेड गन लेके जा रहा है उसको उस कंपैरिजन में कि जो व्यक्ति खाली गन या फिर सिर्फ एक स्टिक लेके जा रहा है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा केयर दिखानी पड़ेगी, ज्यादा ड्यू केयर करनी पड़ेगी। तो ये सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि कितना रिस्क है और कितना उसके अंदर आपको केयर लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ केयर आप लेंगे। तो इन दो चीजों से देखा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर कितनी थी। जिसको कि उसने नहीं किया तो माना जाता है कि उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट आता है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे अगर हम एक केस ले, श्रीमती कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, इसके अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर एक 6-year-old सन ऑफ द अपीलेंट डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलिंग इन 10 डीप सीवरेज टैंक इन मद्रास। 6 साल का बच्चा 10 वो नहीं लिखा कितना गया था, 10 डीप सीवरेज टैंक इन मद्रास, 10 फुट लगा लो या कितना भी था वो, उतने डीप उसके अंदर सीवरेज के अंदर डूब के मर जाता है, गिर के मर जाता है। The Supreme Court issued a direction to the state of Tamil Nadu to pay compensation of ₹50,000 to the appellant। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 50,000 रुपए के उसको कंपनसेशन देने के लिए बोलती है स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अभी क्यों बोला, क्योंकि उसने क्या किया, एक ड्यूटी थी उसकी प्लेंटिफ की तरफ कि उसको वो केयर के अंदर रखे, कि उसको ढक के रखे या फिर इस तरीके से केयर ले कि बच्चे को पता चले या जो भी लोग हैं आसपास उनको पता चले कि वो सीवरेज है वहां पे और वो खुला हुआ है। लेकिन उन्होंने वो केयर नहीं ली, एक रीजनेबल केयर नहीं ली, इसलिए कोर्ट ने उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया जिसके कारण उनको लॉस हुआ था। फिर तीसरी बात आती है कि वो डैमेज होना चाहिए। डैमेज जो है वो नेसेसरी होता है कि उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण प्लेंटिफ को कोई डैमेज हुआ हो। ठीक है, अब ये जो प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस होता है, ये जो प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस है, जो प्रूव होता है कि जो डिफेंडेंट है इसने कोई नेग्लिजेंस एक्ट किया है, ये बर्डन प्लेंटिफ के ऊपर आता है। प्रेमा फसाई प्लेंटिफ के ऊपर आता है, उसका ऑनर्स की ये प्रूफ करे कि इसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, मतलब इसने नेग्लिजेंट एक्ट किया है और जिसके कारण मुझे लॉस हुआ है। एक बार जब प्रेमा फसाई ये चीज प्रूफ कर दी जाती है प्लेंटिफ के द्वारा, तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर चला जाता है। अब उसको प्रूफ करना है कि ये एक्ट मैंने नहीं किया या फिर ये मेरी ड्यूटी नहीं थी, या मैंने ब्रीच नहीं किया या फिर इससे उसको कोई लॉस नहीं हुआ। अब ये बात हमें समझ आ गई। इसके अंदर भी काफी सारे केसेस आते हैं, तो उनको आप अपने जो भी है टॉपिक आप उससे देख सकते हैं, इससे आपको बेसिक्स जो है वो समझ आ जाएंगे। अब देखिए, अब हम एक टॉपिक को समझते हैं, नर्वस शॉक। नर्वस शॉक, देखिए वर्ड से पता चल रहा है कि आपको शॉक हो रहा है किसके अंदर, नर्वस के अंदर। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपको शॉक दे रहा है। अब ये शॉक कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है, आप किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, या तो आप उस चीज को देखते हैं अपने सेंसेस से, मतलब आप अपनी आईज से उसको देखते हैं, या फिर सुनते हैं, जिसके कारण आपको शॉक लगता है, आप एकदम से घबरा जाते हैं, जिसके कारण आपको कोई इंजरी होती है। तो यहां पे आपको कोई फिजिकल इंजरी नहीं होगी, जैसे कि आपको किसी ने बुलेट से मारा, गोली मार दी, आपको किसी ने लाठी मार दी, या इस तरीके का कोई एक्ट हुआ, आप गिर गए, ऐसी कोई चीज नहीं होगी, फिजिकल इंजरी कोई नहीं होगी। मेरली नर्वस शॉक थ्रू व्हाट हैज बीन सीड और हियर्ड, जो आपने देखा या जो आपने सुना, उस कारण से जो आपको शॉक लगा, नर्वस शॉक लगा, वो उसके लिए आपको यहां पे लॉस पे किया जाएगा। जैसे हमारे पास केस आता है विल्सन वर्सेस डाउनटाउन 1897 का केस है। इसके अंदर क्या होता है, द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल व्हेन द प्लेंटिफ सफर्ड नर्वस शॉक एंड गॉट सीरियसली इल ऑन बीइंग टोल्ड फॉल्सली, कि भाई जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को गलत बताता है, जैसे मजाक के अंदर भी बताता है, बाय वे ऑफ प्रैक्टिकल जोक दैट हर हस्बैंड हैड ब्रोकन बोथ हर लेग्स इन एन एक्सीडेंट, कि भाई आपके हस्बैंड की दोनों लातें टूट गई हैं एक एक्सीडेंट के अंदर। उसने तो उसको जोक के तौर पर बोला, लेकिन एक प्रैक्टिकल जोक था जिसके कारण से उस प्लेंटिफ को नर्वस शॉक लगा, मतलब कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों से जो चीज उसने देखी या फिर जो उसने अपने कानों से सुनी, उसके कारण उसको एक शॉक लगा, नर्वस शॉक लगा। तो वहां पे जो डिफेंडेंट था वो लाइबल हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होती है कि डिफेंडेंट की तो गलती थी, लेकिन प्लेंटिफ भी गलत था, प्लेंटिफ की भी गलती थी, प्लेंटिफ ने भी ड्यू केयर नहीं ली, तो वहां पे जो कंपनसेशन होता है वो कम हो जाता है, या फिर कंपनसेशन खत्म ही हो जाता है, या डैमेजेस खत्म ही हो जाते हैं, फिर उस केस में नहीं देने पड़ते। जैसे व्हेन द प्लेंटिफ बाय हिज ओन वांट ऑफ केयर, कि भाई जो प्लेंटिफ को अपनी केयर लेनी थी उसने वो केयर नहीं ली, और उसके कारण से जो
डिफेंडेंट था उसने भी अपनी केयर नहीं ली, तो दोनों ने कंट्रीब्यूट किया उस नेग्लिजेंस के अंदर होने के लिए। तो वहां पे बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी, और जो ये डिफेंस है डिफेंडेंट के द्वारा ली जाएगी, ये प्रूव किया जाएगा कि प्लेंटिव जो है उसने उसकी तरफ जो उसकी जो ड्यूटी थी उसने उसको भी ब्रीच किया है। जैसे यहाँ पे हमारे पास केस आता है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम बीबी का केस। इस केस के अंदर क्या होता है कि देयर वाज आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पैसेंजर इंक्लूडिंग द डिजीज हु टुक द रिस्क ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द रूफ ऑफ द बस। कि भाई जिस व्यक्ति की डेथ होती है, जो प्लेंटिफ होता है, उसके जिस व्यक्ति की डेथ होती है वो क्या करता है कि रूफ ऑफ द बस के ऊपर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति की भी तो ड्यूटी थी कि वो देखे मैं रूफ के ऊपर ट्रेवल कर रहा हूं तो मेरे को इससे रिस्क है। तो यहाँ पे दोनों की गलती थी, बस ड्राइवर ने अलाउ किया उसको या बस ने अलाउ किया उसको कि वो रूफ पे ट्रेवल करे, उसकी तो गलती थी। इसके अलावा जो व्यक्ति था जो जिसकी डेथ हुई उसकी भी तो गलती थी, उसको भी तो पता था कि अगर मैं उस पर ट्रेवल करूंगा तो मेरी लाइफ को रिस्क है। तो इस जगह पे हम क्या बोलेंगे, उसने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की, जहां पे दोनों की गलती थी। अब यहां पे हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल भी आता है। लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के अंदर क्या होता है कि व्हेन टू पर्सन आर नेग्लिजेंट, कि भाई दो व्यक्ति दोनों के दोनों नेग्लिजेंट थे, that one of them who had the last opportunity of avoiding the accident by taking ordinary care should be liable for the loss। लेकिन दोनों में से जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, जिसके कारण वो लॉस रुक सकता था, उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, कि जो लास्ट में सबसे नेग्लिजेंट रहा उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास केस आता है डेविस वर्सेस मान का केस। इसके अंदर क्या होता है, द प्लेंटिफ fitted the 4 feet of his donkey and left it in the narrow highway। उसको नैरो हाईवे पे वो छोड़ देता है। The defendant driving his wagon driven by horses negligently ran over and killed the donkey। कि negligently उसके ऊपर चढ़ा देता है और donkey जो है उससे मर जाता है। In spite of his own negligence, the plaintiff was held entitled to recover because the defendant had his last opportunity to avoid the accident। तो उसके अलावा उसके ऊपर भी बनता है क्योंकि डिफेंडेंट के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको उस लॉस को रोक सकता था। फिर ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ डैमेजेस इन इंडिया है, या फिर जैसे हम बोले कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात है, तो जो हमारे एक्सीडेंट केसेस होते हैं उसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होती। जो हमारा एक्ट है, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट है, उसके अंदर इस चीज को मना किया गया। जो हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आया था, उसके अंदर ये बात बोली गई कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस डिफेंडेंट के द्वारा नहीं लिया जाएगा जहां पे जो प्लेंटिफ है उसके किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो वहां पे एक अमाउंट फिक्स किया गया कंपनसेशन के तौर पर 1988 के एक्ट के अंदर, जो कि क्या था, 25,000 अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और 12,000 अगर वो व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है। कौन, जो विक्टिम है जिसको इंजरी हुई है। तो वहां पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कंसेप्ट फेल हो जाता है, उसको डिफेंस नहीं माना गया हमारे कोर्ट्स के द्वारा। फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है प्रिजम्पशन दैट द अदर इज केयरफुल। मतलब कि जैसे कि जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि दूसरा व्यक्ति जो था, मतलब जैसे प्लेंटिफ था, उसको भी केयर लेनी चाहिए थी, अदरवाइज डिफेंडेंट जो है लायबल नहीं होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे जो व्यक्ति होता है, मतलब जो प्लेंटिफ होता है, वो ये प्रिज्यूम करता है कि हाँ दूसरे व्यक्ति ने इस चीज की केयर ली होगी, ये प्रिजम्पशन ले लेता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। तो वहां पे फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कंसेप्ट नहीं आता। जैसे एक केस है हमारे पास, नाम है उसका जी वर्सेस या गी वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेंटिव होता है, वो पैसेंजर होता है, वो ये मानता है कि जो डोर है वो सही से बंद, जो उसका दरवाजा है वो सही से बंद किया गया होगा, प्रॉपरली उसको फास्टन किया गया होगा। तो वो क्या करता है कि उसके अगेंस्ट लीन हो जाता है, उसके अगेंस्ट मतलब टेक कर खड़ा हो जाता है, लेकिन असलियत में उसको सही से फास्टन नहीं किया गया था। तो वहां पे फिर जो कंपनी थी उसको लायबल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिजम्पशन थी कि अगर वो उस रेलवे के थ्रू जा रहा है तो जो उसका गेट है उसको सही से बंद किया गया होगा, उसको सही से फास्टन किया गया होगा। तो इस जगह पे जहां पे प्रिजम्पशन होती है कि दूसरे व्यक्ति ने केयरफुल एक्ट किया होगा, तो वहां पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कंसेप्ट नहीं आता, चाहे उसने उसके अंदर केयर ली थी या नहीं ली थी। मतलब जैसे यहाँ पे पैसेंजर ने चेक किया या नहीं किया कि सही से जो गेट है वो बंद है या नहीं है, फास्टन है या नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिजम्पशन ली जा सकती है कि जो मेरे को लेके जा रही है रेलवे, उसने उस गेट को सही से फास्टन किया होगा। फिर
ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कंसेप्ट है ये चिल्ड्रन के अगेंस्ट तब नहीं काम करता जब उस एक्ट को समझ नहीं सकते, जब वो ड्यू केयर नहीं ले सकते। अगर वो ड्यू केयर ले सकते थे, अगर उनको इतनी समझ थी कि हमें ऐसे एक्ट करेंगे तो हमारे साथ ये चीज हो सकती है, तो फिर वहां पे वो व्यक्ति मतलब वो जो चिल्ड्रन है वो भी लाइबल हो जाएंगे, मतलब ये डिफेंस लिया जा सकता है उनके आगे। फिर वहीं कंपोजिट नेग्लिजेंस, ये मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाया था, जहां पे हमने ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स और इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स से कंसेप्ट को समझा था। तो ये इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स वाला कंसेप्ट आ जाता है जहां पे दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट होते हैं जो मिल के रॉन्ग एक्ट कमिट करते हैं एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नेग्लिजेंस। कंपोजिट नेग्लिजेंस मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके एक व्यक्ति के अगेंस्ट नेग्लिजेंट होते हैं, जिसके कारण की जो व्यक्ति जो प्लेंटिफ था उसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर क्या होता है कि एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है, दोनों ने ही केयर नहीं ली और प्लेंटिफ के साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ। वहीं जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता है उसके अंदर क्या होता है कि दो डिफेंडेंट या दो से ज्यादा डिफेंडेंट होते हैं जो नेग्लिजेंट होते हैं, मतलब उनकी कोई ड्यूटी होती है प्लेंटिफ की तरफ और उस ड्यूटी को ब्रीच करते हैं, जिसके कारण प्लेंटिफ को डैमेजेस होते हैं। तो ये टोटली हमारे पास कंसेप्ट है नेग्लिजेंस का, जिसके अंदर हमें बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि नेग्लिजेंस जब होता है जब डिफेंडेंट की ड्यूटी होती है प्लेंटिफ की तरफ, लीगल ड्यूटी होती है प्लेंटिफ की तरफ, और उस लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा, और उस ब्रीच के कारण प्लेंटिफ को लॉस होते हैं, इंजरी होती है या डैमेज होते हैं। तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने नेग्लिजेंस की है और वो लाइबल होगा टॉर्ट के अंदर, नेग्लिजेंस वाले टॉर्ट के अंदर। तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट है। वीडियो ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।